दोस्तों, आज की कहानी है लफंगे लड़कों को सुधारने वाली औरत। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। कॉलवेज जोर से किरकिराई। शिप्रा उस समय बाथरूम में कपड़े धो रही थी। दरवाजे पर आकर उसने पूछा, कौन? बाहर डाकिया था। वह दरवाजे के नीचे से पत्र खिसका कर जा चुका था। पत्र लेकर शिप्रा अंदर कमरे में आ गई। प्रवीण का पत्र था। उसने लिखा था कि वह जल्दी ही विवाह करने वाला है। शिप्रा को यह जानकर खुशी हुई। कपड़े साफ करने के बाद शिप्रा नहा धोकर श्रृंगार मेज के पास जा खड़ी हुई। कमल से खिले अपने रूप को देखकर वह खुद शर्मा गई। फिर उसने अलमारी से साड़ी और उसी से मेल खाता वालिस भर का ब्लाउज निकाल लिया। उसने नाभ के नीचे साड़ी बांधी, फिर सिर के खुले बालों को जूड़े में समेट लिया। सज धज कर शिप्रा अपने आप को आईने में देखने लगी। उसे लगा कि मध्यकालीन नायिकाएं भी इसी प्रकार प्रिया से मिलने के लिए सजती संवरती होंगी। प्रिया को कॉलेज के दिनों की याद आ गई, जब डॉक्टर रमाकांत नायिका भेद पढ़ाते समय खूब रस लिया करते थे और नायिकाओं के रसीले उदाहरण देते थकते नहीं थे। ऐसे में शिप्रा को ब्रिजेश की याद आने लगी। वह बड़ी ब्रिजेश था जो पहली ही मुलाकात में उसका दीवाना हो गया था, लेकिन अगले ही क्षण उसके जेहन से ब्रिजेश की याद कफूर हो गई। शिप्रा ने सजने संवरने की यह आदत जी ब्लॉक की ममता सरीन ने डाली है। एक दिन वह रस ले लेकर बताने लगी कि किस प्रकार चूड़ियाँ पहनते हुए एक मनिहार चुपचाप उसकी कलाइयों के स्पर्श का सुख महसूस करता रहा था और वह भी उसके स्पर्श के सुख को लुटती रही थी। उस रोज समाज केंद्र भवन में बस्ती की महिलाएं सिलाई कढ़ाई करती हुई आपस में गपशप कर रही थी। तभी किसी ने प्यार मोहब्बत का प्रसंग छेड़ दिया था। ब्लाउज काटती हुई रेखा ने आंखें मटका कर कहा था, अरे हम आखिर किसके लिए सस्ती संवरती हैं? यही ना कि कोई हमें देखे और अपने दिल थाम कर लंबी लंबी आहें भरे। शिप्रा पर धीरे धीरे उस मोहब्बत का असर पड़ने लगा था। उस दिन विवेक के काम पर जाने के बाद वह शीशे के सामने जा खड़ी हुई। सजने संवरने में शिप्रा ने पूरा 1 घंटा लगा दिया था। अपने ही रूप को शीशे में बार बार देखकर तथा पूरी तरह अस्वस्थ होने के बाद खरीदारी के लिए वह घर से बाजार चल दी थी। हाथ में पर्स लिए वह जिस ओर जाती, लोग दिल थाम कर रह जाते। वह जिस भी शोरूम के पास खड़ी होती, वहाँ का दुकानदार उसे देखता ही रह जाता। आइए ना मैडम, ब्रिजेश ने शोरूम से बाहर आकर उसका स्वागत किया था। हमारे यहाँ आपका स्वागत है, पधारिए जी। शिप्रा को भी उसका रूप और व्यवहार भा गया था। आइए, अंदर तो आइए, कहता हुआ वह एक और हट गया था। ब्रिजेश के हटते ही वह अंदर चली आई थी। वह मुस्कुरा दिया था। उसके पिता ने चश्मे के ऊपर से उन दोनों की ओर देखा था। कल ही तो हमारे यहाँ बेंगलुरु से बेहतरीन साड़ियाँ आई हैं। ब्रिजेश ने उनके आगे ढेर सारी साड़ियाँ फैला दी थी। शिप्रा उन साड़ियों को देखती रह गई। साड़ियाँ एक से बढ़कर एक सुंदर थी। ब्रिजेश की नज़रें शिप्रा की जूतियों पर थी। कितनी सुंदर है। प्रशंसा के 2 शब्द सुनकर शिप्रा का चेहरा खिल उठा था। उसका मन हुआ कि वह कहे, पहनने वाले भी तो कम सुंदर नहीं है, लेकिन प्रकट में वह मुस्कुरा कर ही रह गई थी। कहिए, कौन सी दूँ? ब्रिजेश ने शिप्रा से पूछा था। तभी दुकानदार का नौकर 2 ठंडे पेय की बोतलें लिए आया था। दोनों उसे पीने लगे। शिप्रा ने बोतल नीचे रख कर कहा था, देखिए मेरे पास पैसे कम हैं, आप पैसों की चिंता छोड़िए। ब्रिजेश उसे आश्वस्त करने लगा। आप तो पसंद की बात कीजिए। ब्रिजेश के पिता ने भी बेटे का ही समर्थन करते हुए कहा था, रुपया अभी ना सही, पहली को दे देना। बेटी, अपनी ही बस्ती में तो रहती हो। ब्रिजेश उसकी पसंद की गई साड़ी को पैक कर उसी के साथ दुकान से बाहर निकल आया था। उसके साथ चलते हुए उसने कहा था, आप चाहे तो साड़ी की चर्चा विवेक जी से ना करें।
वह क्यों? वह उसकी बात समझ पाई थी। उसे आश्चर्य हुआ था कि उसके पति को यह कैसे जानता है। शिप्रा ने पूछा भी था, आप मुझे ब्रजेश कहते हैं? उसने अपना परिचय देते हुए बताया था, हम दोनों ने बीकॉम एक साथ ही किया था। वह हंसती थी, तो आप दोनों क्लास फेलो रहे हैं? जी, आंखों में प्रेम भाव लाकर ब्रजेश ने कहा, इस रिश्ते से आप मेरी भाभी लगती हैं। शिप्रा शर्मसार हो गई थी। चौराहे से ब्रजेश दुकान की ओर लौट गया था। वह भी अपनी बस्ती की ओर चल दी थी। ब्रजेश के साथ इस मुलाकात के बाद ही शिप्रा में सजने संवरने की ललक ज़्यादा बढ़ने लगी थी। एक दिन विवेक ने भी कहा था कि अनारकली बाजार में उसके मित्र ब्रजेश की कपड़े की दुकान है, लेकिन उसने कभी भी पति से ब्रजेश की चर्चा नहीं की। शिप्रा की साफ पाकर ब्रजेश उसके जीवन में किसी घुसपैठिए की तरह घुसता चला गया। जब भी कभी वह उसके पास आता, उसके लिए कुछ न कुछ उपहार लेकर आता। कल ही शिप्रा ने ब्रजेश से कहा था, ब्रजेश जी, आप तो हमें कर्ज की गले तक लाद रहे हैं। हम लोग इतना कर्ज कहाँ से दे पाएंगे? वाह भाभी, तुम भी खूब हो, ब्रजेश ने हंसते हुए कहा था। आखिर विवेक भाई किसके लिए कमाते हैं? फिर भी अरे, हम आपसे तगादा तो नहीं कर रहे, ब्रजेश बोला था। विवेक भाई हर पहली को कुछ रुपए चुकाते हैं, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस पर शिप्रा चुप हो गई थी। ब्रजेश की बातों पर उसे विश्वास होने लगा था। ब्रजेश घर से जाते जाते कह गया था, भाभी कल आपके लिए एक ऐसी साड़ी लेकर आऊँगा जो बनारस से आई है और बेशकीमती है। अच्छा, वह मुस्कुरा कर बोली थी। शिप्रा बालकनी में खड़ी हुई कलाई पर बांधी घड़ी को देखने लगी। शाम के 4 बजने को थे। ब्रजेश आता ही होगा, यह सोचकर वह बस्ती की पतली सड़क की ओर देखने लगी। सामने से सचमुच ही ब्रजेश लंबे लंबे टांग भरता हुआ उन्हीं के ब्लॉक की ओर चल रहा था। शिप्रा ने फौरन रसोई में जाकर चाय के लिए पानी चढ़ा दिया। कॉल बेल बजते ही शिप्रा दरवाजे की ओर लपकी। मुस्कुराकर उसने ब्रजेश का स्वागत किया और बोली, आपकी बड़ी लंबी उम्र है, हम आपको याद कर रहे थे। ब्रजेश सोफे पर बैठा तो शिप्रा उसके लिए चाय ले आई। दोनों चाय पीने लगे। चाय के कप को एक ओर रखकर ब्रजेश ने हाथ का पैकेट मेज पर रखा। उसे खोलते हुए कहा, आज तो मैं आपके लिए ऐसा तोहफा लाई हूँ जो केवल आपके लिए ही है। इसे पहनने के बाद आपकी रूप पर 4 चांद लग जाएंगे। साड़ी को देखकर शिप्रा की आंखें फटी की फटी रह गई। गुलाबी रंग की वह साड़ी सच में हजारों में एक थी। उस पर जड़े हुए सलम सितारे आंखों को चकाचौंध कर रहे थे। उस साड़ी को हाथ में लेकर शिप्रा ना जाने क्या क्या सोचने लगी। लाओ भाभी, इस तोहफे को मैं अपने ही हाथों से पहना दूं। ब्रजेश के इस व्यवहार से शिप्रा घबराने लगी। उसने सोचा, किसी अन्य पुरुष के हाथों से वह साड़ी कैसे पहनेगी। पति के मित्र से उसे इस प्रकार से व्यवहार की आशा नहीं थी। वह सोफे से उठ गई। उसी के साथ ब्रजेश भी उठ गया। लेकिन ब्रजेश तो ऐसे पहले से ही कुछ निश्चय करके आया था। इस बार उसके हाथ के शिप्रा की ओर बढ़ने लगे। वह कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में थी। ब्रजेश ने दुस्साहस करके उनकी कलाई पकड़ ली। शिप्रा ने आओ देखा ना ताओ, उसने ब्रजेश के सिर पर पेपर वेट से प्रहार कर दिया। लेकिन ब्रजेश ने अपने को बचा लिया और वह हंसियों जैसा व्यवहार करते हुए बोला, आज तो मैं तुम्हारे साथ अपने अरमान पूरे करके ही रहूँगा। बदमाश, कमर पर दोनों हाथ रख शिप्रा बिफर उठी। तूने मुझे बाजरू औरत समझ रखा है क्या? तेरे घर के में माँ बहनें नहीं हैं। मुझे कमज़ोर औरत ना समझना। चुपचाप यहाँ से चला जा, अन्यथा वह दुर्गत करूँगी कि पूरा मोहल्ला तमाशा देखेंगे। ब्रजेश को ऐसी उम्मीदें न थी। वह गर्दन लटकाए चुपचाप बाहर जाने लगा। तभी शिप्रा उसकी लाई हुई साड़ी पीछे से फेंकती हुई बोली, इस कफन को भी लेते जाना।
ब्रिजेश ने वह साड़ी उठा ली। शिप्रा ने उसकी लाई हुई और भी साड़ियाँ उसकी ओर फेंक दी, जिन्हें वह जल्दी से समेट कर चला गया। इस हादसे से शिप्रा की सांस तेज आई। वह अपनी उखड़ी सांस पर काबू पाने के लिए बेडरूम में जाकर लेट गई। थोड़ी देर आराम करने तथा स्थिति सामान्य होने के बाद शिप्रा उठी और श्रृंगार मेज के सामने जा खड़ी हुई। अब उसका रूप ही उसकी आंखों में चुभन पैदा करने लगा था। ऐसा रूप भी किस काम का जो दूसरों को अपनी ओर खींचे। वह श्रृंगार मेज के सामने से हट गई। साड़ी उतारकर उसने धुली हुई एक सादी धोती पहन ली और आईने के सामने जा खड़ी हुई। अब वह और भी अच्छी लग रही थी, पर इस बार देखने का नज़रिया भिन्न था। रसोई में जाकर पति के लिए चाय नाश्ता बनाने लगी, क्योंकि उनके आने का समय हो रहा था। वह बालकनी में खड़ी होकर विवेक का बेसब्री से इंतजार करने लगी। शिप्रा ने देखा बस्ती की पतली सड़क पर ब्रिजेश तेजी से बाजार की ओर जा रहा था। उसे देखकर शिप्रा को लगा कि उसके धूर्त को आज उसे अच्छा सबक सिखा दिया है। भविष्य में सावधान रहने के लिए उसने वहीं अपने दोनों कान पकड़ लिए।